नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आज 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 जिलों की 40 सीटों में 24 सीटें जम्मू संभाग की है तो 16 सीटें कश्मीर संभाग की। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तीसरे चरण में मतदान के लिए 5060 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से जम्मू कश्मीर में एक सशक्त सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विकास के लिए मजबूत सरकार को जरूरी बताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारक लगातार मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होना है। मतों की गिनती और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत शहरी और समालखा की बापौली में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज यमुनानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी राज्य के मतदाता को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कल से शुरू हुई हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचेगी। सोनीपत के 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये यात्रा गोहाना पहुंचेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा के झज्जर में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि बहुत जोश का माहौल है। हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भाषा पर कोई संयम नहीं रहता है। सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई है। चार दिवसीय यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डॉक्टर होल्नेस की यह पहली भारत यात्रा है। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा होगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में वायु वीर विजेता रैली को रवाना करेंगे। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का एडवेंचर सेल इस रैली का नेतृत्व और समन्वय करेगा। वहीं रक्षा मंत्री आज लेखा विभाग दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता और सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत असम में परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तेजपुर में ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा एथलीटों और छात्रों ने भाग लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के योगदान का सम्मान करने और पूरे महीने उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों की एक व्यापक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। भाजपा के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी को सदस्यता अभियान के तहत 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने मुडा स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद हलचल तेज कर दी है। इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मुडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने पत्र में लिखा है कि वह इन भूखंडों का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास को वापस सौंप रही हैं। उन्होंने मुडा से इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में मृतका पीजी ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस पर कार्रवाई करने को कहा है। गुजरात के राजकोट में स्थित जलाराम बेकरी में कल शाम संदिग्ध विस्फोट हो गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमित दवे ने कहा कि ब्लास्ट किस कारण से हुआ है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के ओली में शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल कजाकिस्तान कॉन्टिंजेंट कमांडर और कर्नल योगेश उपाध्याय कमांडर भारतीय कॉन्टिंजेंट में भाग लिया। भारतीय सेना ने सरकार की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता नवाचार के तहत 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध एल्गोरिदम आधारित एन्क्रिप्शन प्रणाली पर स्थान लेगा और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली में रक्षा उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनसी राजा सुब्रमणी की उपस्थिति में जनरेशन ऑफ क्वांटम सिक्योर की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेपाल की बाढ़ बिहार में भी तबाही लेकर आई है। बिहार में बाढ़ से स्थिति विकट हो चुकी है। कोसी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर राज्य में कहर बरपा रहा है। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 7 तटबंध टूट चुके हैं। बिहार में राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। तमाम एजेंसियां एकजुट होकर बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री पार्वती परिदा ने भुवनेश्वर में पोषण माह 2024 के राज्य स्तरीय समारोह में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ का शव मिला है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप निदेशक ने बताया कि मौके पर सर्च जारी है। हम अपने एसओपी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शनों और 5 या अधिक लोगों के अनाधिकृत रूप से एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली पुलिस के आदेश की प्रति में स्पष्ट किया गया है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समूह राजधानी के विभिन्न इलाकों में अक्टूबर के पहले हफ्ते में विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। ये निर्णय मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और इस महीने के 5 तारीख तक ये जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भागों में कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार जल्द ही भारत के युवाओं के लिए एक खास योजना इंटर्नशिप स्कीम शुरू करने वाली है। इसका उद्देश्य युवाओं को कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस देना है, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होगी। इस योजना के तहत 21 से 24 साल की उम्र वाले युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में युवाओं को कंपनी द्वारा 5,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। शुगर और एथेनॉल कंपनियों को इस सप्ताह बड़ी खबर मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि गुरुवार को कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक होने वाली है, जिसमें 2 मुख्य मुद्दों पर फैसला हो सकता है। बैठक में जिसमें पहला मुद्दा शुगर एक्सपोर्ट पर राहत देना और दूसरा मुद्दा एथेनॉल की कीमतों में बदलाव हो सकता है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली की दरें बढ़ाने से जुड़े झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कमीशन ने माना है कि 1 साल में राज्य में बिजली की सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, जिससे कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को उचित माना जाए। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार को अपना प्रस्तावित 22,000 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू वापस लेने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि केंद्रीय बजट में तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत समर्थन के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया जाने के कारण उसने ये फैसला किया है। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर इरिडा आज से नए नियमों को लागू कर रहा है। अब 1 साल में पॉलिसी सरेंडर करने पर भी बीमा कंपनियों को रिफंड देना पड़ेगा। बीमा में सरेंडर वैल्यू का मतलब उस राशि से है जो पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी लौटाने पर बीमा कंपनी की तरफ से पॉलिसी धारक को भुगतान की जाती है। ऐसा अनुमान है कि इससे बीमा का प्रीमियम बढ़ सकता है या फिर बीमा एजेंटों के कमीशन में कटौती हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से धान की खरीद के लिए सरकार ने 4,000 क्रय केंद्र निर्धारित किए हैं। धान का न्यूनतम संवर्धन मूल्य 2300 रुपए और धान ग्रेड ए का मूल्य 2,320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
ट्राई ने रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने के सिलसिले में परामर्श पत्र जारी करते हुए स्टेक होल्डर्स से टिप्पणियां आमंत्रित की है। सोलेक्स एनर्जी ने भारत का पहला रेक्टेंगुलर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल लॉन्च किया है। साथ ही इस क्षेत्र में अपने विजन 2030 के तहत 8,000 करोड़ रुपए का निवेश भी रखा है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने मुथूट कैपिटल को दिया 100 करोड़ रुपए की गारंटी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी शासन ने इस क्षेत्र को अंधेरे और युद्ध में डुबो दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब ईरान कट्टर धर्माधिकारियों के एक छोटे समूह से मुक्त हो जाएगा तो इजराइल और ईरान शांतिपूर्वक रहेंगे और पर्यटन और तकनीकी प्रगति से दोनों को लाभ होगा। इजराइल ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह पर सीमित छापे के साथ ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोह की शुरुआत की। लेबनान ने हमलों में 95 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधी रात के बाद लेबनान की राजधानी में लगातार बड़े धमाके सुने गए। इजरायली सेना ने चेतावनी दी थी कि वह आमतौर पर घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में विशिष्ट इमारतों पर हमला करेगी। वहीं लेबनानी सैनिकों ने इजराइल के साथ सीमा से पीछे हटना शुरू कर दिया है। नेपाल में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 28 लोग अब भी लापता हैं। नेपाल वित्त मंत्रालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन अधिनियम 2074 BS के अनुसार तुरंत 1 बिलियन रुपए का फंड जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देश भर में 3 दिन के शोक की भी घोषणा की गई है। नेपाल में हुई जोरदार बारिश बिहार के लिए भी आफत बनकर आई है। राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्ग बंद हैं, जिससे हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। नेपाल प्रभाग में पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कोसी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना का एल्क पार्क तूफान हेलेन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 26 सितंबर को आए तूफान के कारण आधा दर्जन राज्यों में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में राष्ट्रपति लुइस आर्से ने जंगल में लगी आग को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। बोलिविया में वर्तमान में 7 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी आग से हुए नुकसान की मात्रा 2019 की आग के नुकसान से ज्यादा है। कानपुर में खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन में आज बांग्लादेश अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन से आगे खेलेगा। भारत की ओर से दोनों विकेट अश्विन ने लिए। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन भारत की नजरें बांग्लादेश की पारी जल्द समेटने पर होगी। बांग्लादेश के पहली पारी में बनाए 233 रन के जवाब में भारत ने 9 विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित की। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
दूसरी पारी में बांग्लादेश की खराब शुरुआत रही। बांग्लादेश की टीम फिलहाल 26 रन पीछे है। भारत बांग्लादेश के बीच जारी कानपुर टेस्ट के आज अंतिम दिन बांग्लादेश की कोशिश ड्रॉ के लिए खेलने की रहेगी। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 35 वर्षीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने खालिद अहमद को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इससे पहले वार्म अप मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा। क्रिकेट जगत में एक और नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने 6 टीमों वाली इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के शुभारंभ की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट में 6 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका के क्रिकेट सितारे भाग लेंगे। भारत ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित 7वीं एशियन महिला क्लब की लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत के लिए रितु पाल ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता। शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियनशिप विष्णु वर्धन ने 29वीं फाइनेंस ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के पहले दिन अपने अपने वर्ग में विजयी शुरुआत की। एशियाई खेलों में कई पदक जीतने वाले तेलंगाना के विष्णु वर्धन ने हरियाणा के उदित कंबोज के खिलाफ सीधे सेटों से 7-5, 6-1 से मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया। महिला एकल वर्ग में फाइनेंस नेशनल चैंपियन गुजरात की वैदेही ने पहले सेट में साली ठक्कर के खिलाफ 6-2 से जीत हासिल की। दूसरे टेस्ट में वैदेही ने 6-4 से जीत हासिल कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर एफसी के खिलाफ एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैच के लिए ईरान की यात्रा नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि पश्चिम एशियाई देश में मौजूदा स्थिति अस्थिर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। एक बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। बिग ब्रेकिंग के तौर पर अभिनेता गोविंदा को गोली लगने की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर सिने जगत के लिए। अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। आपको बता दें कि पैर में उनके गोली लगी है। ये खबर आ रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये मामला, किस तरह की घटना, अभिनेता गोविंदा को गोली लगने की खबर है। बिल्कुल, उनके पैर पे ये गोली लगी है। मिस फायर का ये मामला है। दरअसल आज सुबह की यह घटना है और उनको ये गोली उनके ही रिवॉल्वर से लगी है। हालांकि उनको अब जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यह कहा है कि उनकी तबीयत जो है अभी इस वक्त स्टेबल है और गलती से जो है ये मिसफायर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी रिवॉल्वर से गोली उनके पैर में लगी। सुबह तकरीबन 5 से 6 के बीच की ये घटना बताई जा रही है। जी, किस तरह की स्थिति रही होगी इस समय, जिस समय में ये घटना हुई है, और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है अभी शिशिर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी इस वक्त हमें सूत्रों से मिल रही है, तकरीबन 5 से 6 के बीच में जब गोविंदा घर से बाहर निकल रहे थे, हालांकि उनके पास उनकी रिवॉल्वर लाइसेंस रिवॉल्वर है। हालांकि उसी रिवॉल्वर से ये जो गोली है उनके पैर में लगी थी और जैसे ही ये घटना घटी उनको जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर शिफ्ट कराया गया था। हालांकि अब उनकी तबीयत स्टेबल है, लेकिन अभी पूरी जानकारी डॉक्टर की तरफ से जो है बुलेटिन नहीं मिल पाया है। पुलिस ने हालांकि जानकारी दी है कि नजदीकी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और ये उनकी रिवॉल्वर थी जिसके जरिए जो है मिसफायर हुआ था और उनको गोली लगी थी। जी, अगर पुलिस की हम बात करें तो क्या स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची थी वहां पर, और क्या किसी तरह के बयान लेने की बात सामने आई है? क्या अभिनेता गोविंदा से बात की गई है? जी देखिए, अब तक कोई ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से इस बारे में नहीं लिया गया है गोविंदा का, लेकिन जो प्राथमिकी है जो घटना घटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है पुलिस ने भी दी है। लेकिन ये वाकया कैसे घटा है, बंदूक की गोली कैसे लगी, इसकी पूरी जानकारी अब तक पुलिस के द्वारा नहीं दी गई। और साथ ही साथ जो करंट कंडीशन है इस वक्त मेडिकल बुलेटिन की अगर हम बात करें तो उसका भी इंतजार रहेगा कि डॉक्टर की तरफ से मेडिकल बुलेटिन अगर जारी होता है तो उसमें तबीयत गोविंदा की कैसी है ये भी जानकारी प्राप्त होगी।
शिशिर, अगर प्रशंसकों की बात करें तो उनमें किस तरह की इस समय में हलचल देखने को मिल रही होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जाने माने अभिनेता हैं गोविंदा और उनकी खैरियत की दुआ भी की जा रही होगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैन बेस है गोविंदा का, खासतौर पर मुंबई की हम बात करें तो, और ऐसे में कई सारे उनके फैन, जैसी खबर हालांकि अभी कुछ ही मिनटों पहले खबर जब बाहर निकली तो हम देख पा रहे कि मीडिया पर भी और साथ साथ सोशल मीडिया पे हमने देखे कि कई कमेंट्स जो इस खबर पे हम देख पा रहे हैं। फैंस की बात करें तो फैंस काफी दुखी है कि जिस प्रकार से घटना घटी है। हालांकि गोविंदा लेकिन जिस प्रकार से इंसान एक्टर है, जिंदा दिल एक इंसान है, तो ऐसे में लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनके फैंस जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गोविंदा जो है ठीक हो जाए और हॉस्पिटल से जो है उनको डिस्चार्ज किया जाए। जी शिशिर, अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो जिस समय में यह हादसा हुआ है, जिस समय में ये घटना हुई है, उस समय में घर में कौन कौन लोग मौजूद थे? क्या किसी तरह की कोई खबर मिली है? देखिए, पुलिस हालांकि इस बारे में इस वक्त तफ्तीश कर रही है, लेकिन कोई जानकारी पुलिस की तरफ से अभी तक इस बारे में नहीं मिल पा रही है कि घर पर उस वक्त कौन था और किस प्रकार से पूरा वाकया घटा है। लेकिन जिस प्रकार से अगर पुलिस बयान लेती है गोविंदा का, तो आगे जाके सभी जो है बातें जो है पुलिस के जरिए मीडिया में साझा की जाएगी। जी, अगर डॉक्टर्स की बात करें तो क्या कुछ कह रहे हैं वो? कितने समय में उनका उपचार पूरा कर लिया जाएगा और हॉस्पिटल से उन्हें कब छुट्टी दे दी जाएगी? देखिए, अब तक हालांकि मेडिकल बुलेटिन कोई जारी नहीं किया गया है डॉक्टर द्वारा, लेकिन जानकारी प्राप्त हुए उनके अनुसार कुछ ही मिनटों पहले जो है जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर उनको जो है एडमिट कराया गया था। लेकिन अभी उनकी तबीयत कैसी है, किस प्रकार से उनका इलाज चल रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी शायद डॉक्टर प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन मीडिया से साझा कर सकते हैं। जी शिशिर, अगर गहमा गहमी की बात करें तो किस तरह की गहमा गहमी अस्पताल के बाहर भी देखने को मिल रही होगी? क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि अभिनेता गोविंदा जो है वो जानी मानी हस्ती है, कई सारे प्रशंसक हैं उनके, तो काफ़ी गहमा गहमी भी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि भले ही उनकी बंदूक से गोली लगी हो, लेकिन फिर भी प्रशंसकों में किसी तरह का आपस में उनमें प्रशंसकों में किसी तरह की ये घायल होने की उनकी जो खबर है वो निश्चित तौर पर निराशा की ओर इशारा करती है। बिल्कुल, देखिए हालांकि जैसे ही खबर पता चली, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर हालांकि ये जैसे खबर फैली तो जाहिर सी बात है उनके जो प्रशंसक थे वो काफी उत्साहित हुए हैं। जिस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, धीरे धीरे वहां पर भी जो है भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है उनके फैंस जो है वो उनकी झलक देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी अनुचित प्रकार उनसे घटे। और इसीलिए हालांकि अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो है डॉक्टर की तरफ से कोई बयान आए कि किस प्रकार से गोविंदा की इस वक्त तबीयत है। जैसे मैंने पहले कहा कि अब तक इस बारे में कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई है कि किस प्रकार से उन पर इलाज चल रहा है। तो इसीलिए जो उनके फैंस भी है, उनके लोग जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि गोविंदा जल्द से जल्द जो है रिकवर हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और आप भी लगातार इस खबर पर बने रहिए और अपडेट देते रहिए कि अभिनेता गोविंदा के किस तरह की हालात हैं, किस तरह की उनकी स्थिति है और डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।